हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, लास्ट जब हमने लाइव सेशन लिया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर हमें आगे पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैंने एक तरीके की वोटिंग रखी थी अपने कम्युनिटी टैब पे, ओके। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही थी उनको मैंने वीडियो भी बता दी थी कि कौन सी वीडियो के अंदर है कम्युनिटी टैब। अगर आपको अभी भी नहीं मिला है कम्युनिटी टैब मेरे चैनल पे, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, उस वीडियो का, जिसके अंदर मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पे प्लेलिस्ट होती है और कहाँ पे कम्युनिटी टैब होता है। तो जिससे अगर आप कम्युनिटी टैब से जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आता रहेगा कि कौन सी वीडियो मैं आगे पोस्ट करूँगी, कब पोस्ट करूँगी, कब नहीं करूँगी, ओके। चलिए, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसे मिली थी वो थी स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर हमने पहले कंटिन्यू कर लिया था, ओके। पहले हमने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से बीच में मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, जिसकी वजह से हम सिर्फ इसके 2 ही पार्ट कर सके और आगे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सके, जो कि अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट चीज़ ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन था कि कौन सी जो है पार्ट आएगा, चैप्टर्स कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे। उनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अभी इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होंगे और कौन से टॉपिक इंक्लूड नहीं होंगे। मैं जल्दी से आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर हमारे कौन से टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी उस PDF का, जिसके अंदर हर एक टॉपिक का नेम लिखा होगा। और साथ ही साथ जब हम चैप्टर्स डिस्कस करते रहेंगे तब भी मैं आपको बताते रहूँगी कि कौन सा टॉपिक आएगा और कौन सा नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसी के बारे में बता देती हूँ। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो वाला जो चैप्टर है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो आएगा। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो टॉपिक है वो आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो आएगा। टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, रोल ऑफ गैस लॉ इन इल्यूसिडेटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी आएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक लॉ, एवोगेड्रोज लॉ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आएंगे। आइडियल बिहेवियर होगा, एम्पेरिकल डेरिवेशन होगा, एम्पेरिकल डेरिवेशन ऑफ गैस इक्वेशन होगा, एवोगेड्रोज नंबर होगा, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बस बिल्कुल यहाँ तक होगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि कहाँ तक ये एंड हो रहा है। उसके बाद का जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। देखिए, बॉयल्स लॉ हो गया, ये इंक्लूड होगा। उसके बाद में देखिए ये भी आएगा, बिल्कुल एवोगेड्रोज लॉ भी आएगा और आइडियल गैस इक्वेशन भी इंक्लूडेड है। बस ये इस टॉपिक तक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में जो है कोई भी टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है वो हटा दिया गया है आपके, लेकिन हम फिर भी इसे डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। उनके अंदर जो है उनके सिलेबस में चेंज नहीं हुई है। वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टेट, ये भी हटा दिया गया है। और सरफेस टेंशन जो है, ये जो लास्ट टॉपिक था विस्कोसिटी तक का जो टॉपिक था, ये सारा हटा दिया गया है, लेकिन हम इसे फिर भी जो है डिस्कस करेंगे। किस लिए? नीट के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए भाई, अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट हमने टॉपिक जो हमारा डिस्कस किया था द गैस लॉ से पहले का हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे द गैस लॉ। चलिए, मैंने उस दिन जब आपके लिए लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सी गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई थी, जिनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया था। सबसे पहले जो है हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए बहुत से लॉज दिए गए थे, ठीक है। अब जब उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है एक एंग्लो इरिश साइंटिस्ट का नेम आता है, जो कि है रॉबर्ट बॉयल, ठीक है भाई। क्या नाम है? रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने सबसे पहले जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो थी, किसकी? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस जो थी उनके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। उन्होंने ही इसकी जो है इनिशिएशन की थी। और कब की थी? रॉबर्ट बॉयल ने इनिशिएशन की थी 1662 के अंदर, ठीक है भाई। उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है बताना शुरू किया था। जब इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होने लगा
तो सबसे पहले ये चीज़ आई कि इन साइंटिस्ट ने बॉयल्स लॉ अपना एक लॉ बना दिया, रॉबर्ट बॉयल ने अपना एक लॉ बना दिया था जिसे बॉयल्स लॉ कहा गया, ठीक है। उस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत माना नहीं गया था इस लॉ को, लेकिन इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने हॉट एयर बलून्स के ऊपर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कुछ गैसेस के बारे में उन्होंने भी डिस्कस किया। वो थे जैक्यूज चार्ल्स। कौन थे? जैक्यूज चार्ल्स और जोसेफ लेविस गैलुसैक। ओके, जैक्यूज चार्ल्स एंड जोसेफ लेविस गैलुसैक। इन्होंने जब डिस्कस किया, इन्होंने कुछ गैस लॉ की डिस्कवरी की, तब उस वक्त जो है रॉबर्ट बॉयल का जो लॉ था उसको सही माना गया। वो जो लॉ है वो हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम। एक बार आपके लिए थोड़ा सा जो है मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को डिस्कस करने की, ठीक है। तो उस वक्त जब उन्होंने हॉट एयर बलून को फ्लाई किया एयर के अंदर और उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, किसने? जैक्यूज चार्ल्स एंड जोसेफ लेविस गैलुसैक ने। तब जो है उस वक्त रॉबर्ट बॉयल का जो लॉ था उसको कुछ हद तक सही माना गया, ठीक है। और काफ़ी सारे और भी आगे लॉज दिए गए। इसके अंदर हम सबसे पहले लॉ डिस्कस कर लेते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या था। सबसे पहले हम जो लॉ डिस्कस करेंगे वो है बॉयल्स लॉ। चलिए, ये तो सभी को पता होगा कि ये लॉ किस चीज़ के लिए है या फिर किस चीज़ का रिलेशन है इसके बीच में। किसका है? प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखा गया है। क्या किया गया है? टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट है। चलिए, अब इस लॉ के अंदर ये कहा गया है कि जब भी रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो वो इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। यानी प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या है? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं, उसके लिए कहा गया है कि जो क्या होगा, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। यानी कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रेशर होगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के, ठीक है। ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बिल्कुल नहीं भूलना है हमें, ठीक है। इसे मैथमेटिकली इसी तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, कहा गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विद द वॉल्यूम। चलिए, अब इसके अंदर आगे इसको और जो है सिंप्लीफाई किया गया और इसके अंदर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के यहाँ पे लिख दिया गया K1, ठीक है। और ये हो गया 1/V। अब इस K1 को क्या नाम दिया गया? K1 क्या कहा गया? ऑब्वियसली इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ गैस, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ गैस कॉमा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस पे भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद में हमारे पास आ गया K1। K1 जो है इसे कहा गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस पे। जब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2। जब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया तो हम इस V को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे P के पास, PV इज इक्वल्स टू आ गया K1, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इससे मेन इक्वेशन ये मानी गई है, ठीक है। इसका मतलब, इसे हम थर्ड डिनोट कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो भी हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि जो हमारा जब भी हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। यानी कि फिर से सुन लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ
प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि K1 जो आया हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ऑब्वियसली। तो जब भी क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एक नई कंडीशन बनाते हैं। एक नई कंडीशन किस तरीके की बनाते हैं कि भाई हमारे पास पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस थी जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर था T1। ठीक है भाई, उसने वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई की थी V1 और उसका जो प्रेशर था वो था P1। ठीक है, अब हमने इसी कंडीशन पे क्या किया, एक्सपेंशन लगाया। ठीक है, हमने क्या किया है, इसी कंडीशन पे एक्सपेंशन की कंडीशन लगाई तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी V2। ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड होगा तो उसमें वॉल्यूम V1 से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, किसकी, गैस की चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगी V2 और जो प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन लगा रहे हैं तो प्रेशर लगाएंगे। पहले प्रेशर कुछ भी नहीं था, अब क्या है, हमने एक्सपेंशन लगाया तो प्रेशर भी कुछ होगा, तो जिस वजह से प्रेशर हम इसको डिनोट कर देते हैं P2 से। ठीक है, तो जब भी दोनों चीज़ें आएंगी क्या होगा, जब भी दोनों चीज़ों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी और दोनों इक्वल होने के बाद किसके बराबर होंगी, कांस्टेंट के बराबर होंगी। हमने ऊपर यही डिस्कस किया था कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे T1 था तो यहाँ पे भी T1 है, कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। अब जब टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट रह रहा है तो ऑब्वियसली दोनों का जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। और इससे हमारे पास में एक और नई बढ़िया इक्वेशन बनकर आती है, वो है P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। इससे रेशियो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है इसमें रेशियो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप। क्या इक्वेशन आई हमारे पास में कि जब भी दोनों कांस्टेंट, जब भी इनके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, दोनों को इक्वल रखा तो ऑब्वियसली कांस्टेंट के बराबर हुए। तो हमने क्या किया, इस P2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और इस V1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। ये एक तरीके की मेन इक्वेशन मानी गई बॉयल्स लॉ के लिए। चलिए अब आगे बॉयल्स लॉ के अंदर कुछ तरीके के ग्राफ दिए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक ग्राफ जो आता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरीके का ग्राफ जो है बनाया गया है। चलिए भाई पहले ये वाला ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये वाला जो ग्राफ है वो इक्वेशन नंबर 2 के लिए डिस्कस किया गया, नहीं सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए डिस्कस किया गया है। दैट इज़ कौन सी इक्वेशन के लिए, PV इक्वल्स टू K1। इस इक्वेशन के लिए इस ग्राफ को जो है एक्सप्लेन किया गया है। चलिए ये ग्राफ, पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर वाला एक्सिस है और ये है वॉल्यूम वाला। अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है रिलेशन देखा गया है, और वो भी कौन सी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है भाई, इसमें क्या है कि द वैल्यू ऑफ K1 फॉर ईच कर्व इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ गिवन मासेस ऑफ गैस। ठीक है, वैल्यू ऑफ K1 जो होगी, यानी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो हमारे पास में वैल्यू होगी, वो हर एक कर्व के लिए डिफरेंट होगी बिकॉज मास ऑफ गैस जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। और ये भी किससे वेरी करेगा, ये डिफरेंट टेम्परेचर है तो उसके कारण जो है ये भी वेरी करेगा। ठीक है भाई, ईच कर्व, हर एक कर्व जो है उसका डिफरेंट कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसको क्या कहा गया है, आइसोथर्म कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हर एक कर्व जो है कॉरस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तीनों कर्व जो है किसके लिए है, एक कुछ डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के लिए है, और उसी को क्या कहा गया है, आइसोथर्म। ये आइसोथर्म जो टर्म है ये इसी बॉयल्स लॉ के अंदर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है भाई, बॉयल्स लॉ के अंदर आएगी आइसोथर्म, चार्ल्स लॉ के अंदर कुछ और आएगी, गैलुसेक लॉ के अंदर कुछ और आएगी, वो हम आगे देखते रहेंगे जिसके अंदर भी जो भी आएंगे। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट जिसको कहा गया है। ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा हायर कर्व होगा टू हायर टेम्परेचर, मतलब जितना हायर कर्व कॉरस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, यानी कि जितना ज़्यादा हायर टेम्परेचर है उतना ज़्यादा हायर कर्व है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया वैसे वैसे कर्व नीचे आता गया, टेम्परेचर और कम होता गया, कर्व जो है वो नीचे आता गया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। एक चीज़ बहुत इसमें नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट जो है, कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, हमेशा इस चीज़ के अंदर ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर जब यहाँ चेंज हो रहा है उस कंडीशन में क्या हो रही है कि भाई जब भी क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा अगर डबल होता है तो प्रेशर उस कंडीशन के अंदर क्या है, हाफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर ध्यान रखने वाली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, ये इसमें छोटा सा बस यही एक्सप्लेनेशन था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह पे क्या कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर वैरी कर रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ले रहे हैं, तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो रहा है उसका कर्व हायर बनेगा, जिसके टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर उसके कर्व जो है वो क्या हो जाएंगे, लोअर बनते जाएंगे। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, एक हमारा दूसरा कर्व बना है, वो भी कौन सी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए एक जो है अलग कर्व बनाया है, अलग कर्व को एक्सप्लेन किया गया है, वो भी अभी हम देखते हैं। चलिए भाई, ये है एक सेकंड ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, इसमें वही है, ये प्रेशर की एक्सिस है और ये वॉल्यूम की है। पिछली बार हमने सीधा नॉर्मल वॉल्यूम इसके अंदर जो है लिया था, इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, 1/v, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि क्या है, यहाँ पे क्या है, सीधा था, और यहाँ पे क्या है 1/v, तो वह कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप खुद ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि पहले इसके अंदर क्या है, कर्व ग्राफ बन रहे थे, और जबकि इसके अंदर जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहे हैं, ओरिजिन से आ रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसके अंदर भी देखिए T3, T2 और T1 क्या है, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स हैं। अगर आप चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि T3 जो है इसको आप ले लीजिए 600 के, और T2 जो है इसको आप ले लीजिए 400 के, और T1 जो है इसको आप ले लीजिए 200 के, ठीक है। अब देखिए, जब सीधा नॉर्मल ये वाली कंडीशन थी, जब ये कांस्टेंट के इक्वल थे, P और V जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहे, मतलब प्रोडक्ट में आ रहे थे दोनों के दोनों, तब हमारे पास में कर्व ग्राफ मिल रहा था हमें। लेकिन अब जब आप देखेंगे कि जब 1/v वाली कंडीशन जब यहाँ आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि सब ग्राफ ओरिजिन से आ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल रहे हैं। अगर क्या होता है, हायर प्रेशर और गैस, अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर हायर ले लेते हैं, प्रेशर की कंडीशन हम क्या ले लेते हैं, और ज़्यादा हाई ले लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, जो गैसेस हैं, जो भी गैस इसके अंदर हम लेंगे वो क्या हो जाएगी, बॉयल्स लॉ से डेविएट हो जाएगी, और हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। प्रेशर क्या लिया है हमने, इक्वल लिया है, वॉल्यूम ये वाली कंडीशन 1/v के अंदर लिया है, टेम्परेचर हम चेंज कर रहे थे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये ग्राफ मिला है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है बॉयल्स का, वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव मैनर में प्रूव करता है कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। जो इसका रिजल्ट मिलता है हमें, जो इसके अंदर जो हमें कहते हैं कंक्लूजन मिलता है दोनों ग्राफ से और इस इक्वेशन से, वो बॉयल ने ये एक्सप्लेन किया क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर, उन्होंने प्रूव किया कि गैसेस जो होती हैं काफ़ी कंप्रेसिबल होती हैं, बिकॉज जब तक उन्हें मतलब जितना ज़्यादा हम उन पे मास डाल सकते हैं उतना ज़्यादा हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जितने भले ही सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हो और सेम स्पेस हो। बॉयल्स लॉ का फिर से एक बार सुन लीजिए, बॉयल्स लॉ का कहना ये था, लास्ट इन कंक्लूजन में उन्होंने ये कहा कि गैसेस को हम क्या है बहुत हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, सेम मास के अंदर, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर, और साथ ही साथ क्या है भले ही सेम स्मॉलर स्पेस जितना भी हो उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि गैसेस बिकम डेंसर एट हायर प्रेशर, यानी कि जब भी कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, जितना हम उन्हें कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा और गैसेस क्या हो जाएंगी, डेंसर बनती जाएंगी। तो एक रिलेशन बनी बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू गैलुसैक लॉ, वो रिलेशन मैं आपको बता देती हूँ। गैलुसैक लॉ के अंदर जो कह सकते हैं कि उन्होंने अपने इस कंक्लूजन से जो एक तरीके की उन्होंने रिलेशन बनाई थी किसके बीच में, डेंसिटी एंड प्रेशर के बीच में, वो आप एक बार समझ लीजिए। डेफिनेशन तो हम समझ गए थे, ठीक है। लेकिन अब जो बात नहीं आई है वो देखिए कि जो डेंसिटी है, डी जो होता है डेंसिटी, वो रिलेटेड है किससे, इज़ रिलेटेड टू मास m एंड वॉल्यूम v बाय द रिलेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, d इज इक्वल्स टू m बाई बी, वेयर d क्या है डेंसिटी, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस एंड v इज़ दी वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है भाई। अब इससे जो अगर हम क्या करें इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम की वैल्यूज़ अगर हम प्लेस करते रहें, वॉल्यूम अगर हम इसके अंदर प्लेस करते रहें, प्रेशर अगर हम इसके अंदर प्लेस करते रहें, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, किसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अंदर, तो हमें एक नई इक्वेशन मिलती है, दैट इज़ d इज़ इक्वल्स टू m बाई k1 इंटू पी, ठीक है। ये कैसे आई भाई, चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन ली हमने, कौन से वाली,
ये वाली इक्वेशन हमने ली, इक्वेशन नंबर 3, PV इज इक्वल्स टू K1। इससे हमने V की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन से, वो क्या आई K1 बाई P, और हमने इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दिया, यहाँ पे इस V के साथ प्लेस कर दिया। तो देखिए हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारी m बाई, जब हम क्या करेंगे इसको यहाँ प्लेस करेंगे, ये K1 नीचे आ जाएगा और ये P क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए अच्छे से कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर V की वैल्यू प्लेस की, ये डेंसिटी, ये मास और ये वॉल्यूम हो गई। इसके अंदर हमने बॉयल्स लॉ का जो इक्वेशन हमें मिली थी, ये वाली इक्वेशन से हमने V की वैल्यू निकाली और हमने जो है हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दी, तो हमारे पास में ये वैल्यू बन गई। इसे हम और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू K डैश P। K डैश किसके बराबर है, समझ गए होंगे वैसे तो आप, K डैश इज इक्वल्स टू M बाई K1। ठीक है भाई, K डैश जस्ट टू सिंप्लीफाई, इसीलिए सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है हमने, बाकी इसके अंदर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वाली इक्वेशन अच्छी लग रही है, ये वाली समझ आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो लास्ट कंक्लूजन निकला वो क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। यानी कि जो हमारा प्रेशर है, जब भी हमारे पास में क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। ये सारी इक्वेशन तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। ठीक है, जब भी मान लेते हैं कि हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विद द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। ठीक है, ये बिल्कुल कहना था किसका, बॉयल्स लॉ का। ये हमारा कंप्लीट बॉयल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है, जो कि आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम जो है अभी सॉल्व भी करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सुनिए पहले क्वेश्चन। चलिए भाई, ये है हमारा क्वेश्चन कि एक बलून है, इज़ फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। बलून के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल कर दी गई है रूम टेम्परेचर पे। इट विल बर्स्ट इफ़ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। वो बलून जो है वो फट जाएगा अगर उसके अंदर प्रेशर जो है 0.2 बार से ज़्यादा क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इफ़ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम। यानी जब हमने सिर्फ एक बार प्रेशर डाला हुआ है, तब गैस ने कितनी वॉल्यूम ली है, 2.27 लीटर वॉल्यूम। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बलून बी एक्सपेंडेड। यानी प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें पता करना है कि वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अगर हम बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास में फॉर्मूला था P1 V1 इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या चीज़ कही गई कि जब हमारे पास में क्या हो, P1 कौन सा है, एक बार, यानी P1 इज़ 1 बार। जब हमारे पास में P1 क्या हो, 1 बार हो, तब उस कंडीशन के अंदर V1 की वैल्यू कितनी है, 2.27 लीटर। देखिए यहाँ गिवन है कि अगर एक बार प्रेशर पे वॉल्यूम इतनी ऑक्यूपाई हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब P2 हमारे पास में 0.2 बार हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम एक्सीड कर ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा एक्सीड करते तो फट जाएगा, फटने के बाद फिर हम वॉल्यूम क्या ऐड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अगर P2 हमारा जो है 0.2 बार है, तो इतनी कंडीशन के अंदर हमें चेक करना है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो हमें V2 क्या है, कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसके अंदर वैल्यूज़ जो है प्लेस कर दीजिए इस तरीके का फॉर्मूला बना के, P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। ठीक है भाई, P1 जो है हमारे पास में है 1 बार, और उसके बाद में जो P2 है वो कितना है, 0.2 बार। इसी तरीके से V2 जो है, V2 कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, V2 आया है, V2 हमें कैलकुलेट करना है। V1 जो है वो है 2.27। ठीक है भाई, अब देखिए V2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V2 क्या आएगा, 1 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2, और V2 की जो वॉल्यूम जो हमारे पास में आ जाएगा, यानी 0.2 बार्स के प्रेशर तक हम सिर्फ और सिर्फ 11.35 लीटर का ही इसके अंदर वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। समझ आया? एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक बलून है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड कर दी गई है रूम टेम्परेचर के अंदर। ये बलून जो है 0.2 बार से अगर एक्सीड, यानी 0.2 चलेगा, लेकिन 0.2 से ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर होने पर क्या हो जाएगा, बलून फट जाएगा। अगर इसके अंदर कंडीशन बताई हुई है कि प्रेशर हम एक बार ही लगाते हैं, तो उसके अंदर गैस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी। तो हमें बताना है कि हम इस बलून के अंदर कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम इसके अंदर हम डाल सकते हैं।
हमारे पास में P1 है, V1 है, P2 है, V2 हमें कैलकुलेट करना है और उससे क्या हो गया, हमारा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो गया और फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ प्लेस कर दी। ये था हमारा बॉयल्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ। और एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, इस वीडियो के लिंक में जो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं आपको PDF डाल दूँगी, कौन सा चैप्टर के अंदर कितना जो है आपके सिलेबस आ रहा है वो आपको उस PDF के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो उसके अंदर नाम नहीं आए हुए हैं टॉपिक्स के, उसका मतलब ये है कि वो टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए उनका नाम नहीं है। अपनी बुक लेके बैठना, पेन या पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लेकर बैठना और उससे जो है टिक लगाते रहना कि हाँ ये टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से बिना कोई परेशानी के जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बिकॉज़ अभी कंडीशन इसी तरीके की है कि हमें घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ आई है अच्छे से और क्या चीज़ समझ नहीं आई है, उससे मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।